तो आज हम लोग कवर अप करेंगे सारे फीचर्स सबसे पहले, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स या कुछ हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले फीचर्स की हम बात करें तो हमारे पास आते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे हमारे पास सबसे पहला फीचर है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम गोल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। अगर कोई गोल है तो ही मैनेजमेंट है, अगर गोल नहीं होगा तो मैनेजमेंट भी नहीं होगा। अगर आपने सपोज करो कि कोई एक जगह लेकर रखे, तो जगह को लेने के पीछे आपका एक पर्पस है कि वहां पर आपको फैक्ट्री डालनी है, हॉस्पिटल खोलना है, स्कूल चलाना है, तो हमेशा एक गोल होता है तो ही मैनेजमेंट आता है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, परवेसिव मतलब विच इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर। मैनेजमेंट हर जगह है, यूनिवर्सल है नेचर के अंदर। हर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, चाहे बड़ा है, छोटा है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, चाहे किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह पर मैनेजमेंट आपके इस्तेमाल की जाती है। हाँ, पर मैनेजमेंट को करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, यानी कि एक मैनेजर इंडिया में है, एक मैनेजर जापान में है, एक जर्मनी में है, सब लोग उस प्रोसेस को अलग तरीके से फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन काम वो एक ही कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, जिसके अंदर तीन चीजें आती हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर क्या है कि आपके पास कुछ काम है, इसीलिए तो आपने मैनेजमेंट को स्टार्ट किया होगा ना, यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है किसी काम को करने के लिए। अब उस काम को हमें कुछ लोगों से कराना होता है, तो निकल कर आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल हमारे पास दो तरीके से किया जाता है, या तो हम लोगों के साथ डील करेंगे इंडिविजुअली, यानी कि उनके इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के साथ डील करेंगे, या उन सभी लोगों को एज अ ग्रुप लेकर चलेंगे। उसके बाद जब हम लोगों ने मैनेजमेंट ऑफ पीपल कर लिया, उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जहां पर हमें इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सम प्रोडक्शन प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फीचर है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ सम इंटर रिलेटेड फंक्शंस, जो प्लानिंग से शुरू होते हैं और कंट्रोलिंग पर जाकर खत्म होते हैं। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी मैनेजमेंट एक अकेले व्यक्ति के साथ नहीं चलाई जा सकती है, हमें यहाँ पर टीम वर्क की जरूरत होती है। तो यहाँ पे सभी के एफर्ट्स को यूनाइट किया जाता है टुवर्ड्स द कॉमन डायरेक्शन which is the fulfillment of organizational objective. Management is a dynamic function. Management एक डायनामिक, यानी कि जैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे, मैनेजमेंट आपकी मदद करेगा कि आपको उन चेंजेस के साथ खुद को भी चेंज करना है और अपने गोल्स को भी उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। यहाँ पे मैनेजमेंट को इंटेंजिबल फोर्स इसलिए कहा गया क्योंकि इसको देख छू नहीं सकते, बट इसकी प्रेजेंस को आप फील कर सकते हो। कैसे? कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके प्लान्स पूरे हो रहे हैं, आपके एम्प्लॉइज खुश हैं और किसी भी तरीके का कोई केओस नहीं है, बहुत स्मूथली आपका बिजनेस चल रहा है, दैट मीन्स मैनेजमेंट अच्छा है। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पर हमने यहाँ पे मैनेजमेंट को तीन कैटेगरीज में देखना है, मतलब कंपेयर करना है, आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। कभी भी अगर मैनेजमेंट को हमें आर्ट की तरह अगर हमें डिक्लेयर करना है कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है, तो तीन फीचर्स हमें देखने होंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब ये तीनों ही फीचर हमारे मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करते हैं कि हमारे पास मैनेजमेंट में भी कुछ थियोरेटिकल नॉलेज होती है, तभी आज हम उसको पढ़ रहे हैं। यहाँ पर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, यानी कि हर किसी का अपनी आर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। तो हर एक मैनेजर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस के अंदर सेम अगर प्रॉब्लम उनके सामने आ रही है तो उसका सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं अपने यूनिक स्टाइल में। जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो अपने डे टू डे वर्किंग के अंदर मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि उनकी क्रिएटिविटी आती है। एंड आर्ट इज ऑलवेज रिलेटेड टू सम स्किल्स। तो यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब क्या आपका जो मैनेजमेंट है वो साइंस है, तो उसके लिए फिर से तीन फीचर्स निकल कर आए। देखो, बहुत ही कंसाइज नोट्स हैं जहां पर आपको ना बहुत क्लैरिटी के साथ चीजें यहाँ पर दे रखी हैं कि जैसे साइंस के तीन फीचर है तो उसके आगे टिक और रॉन्ग लगा हुआ है, ये बताते हुए कि मैनेजमेंट के अंदर साइंस के फीचर एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला फीचर है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है क्योंकि यहाँ पे कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है। लाइकवाइज मैनेजमेंट में भी कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि आपने डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई किया और आपको स्पेशलाइजेशन मिला। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, यस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर आल्सो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। हमारे टेलर और फ्योल साहब जी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑब्जर्वेशन करी, तब जाके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यहाँ पर इवॉल्व किया गया। बट यस, यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। क्यों? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इन्हें चेंज किया जा सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज वी कैन कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज नोन एज एन इनएग्जैक्ट साइंस, सॉफ्ट साइंस एंड द सोशल साइंस।
मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के अंदर अगर मैं देखूं, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है कि जैसे अगर आपको लॉयर बनना है तो लॉयर बनने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, 12th पास करो, क्लैट का एग्जाम दो यानी कि एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करो, उसके बाद आपको एक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोफेशन में हर चीज वेल डिफाइंड है। बट क्या मैनेजमेंट में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है? यस, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर मैनेजमेंट को पढ़ाया जाता है, बहुत सारे जर्नल्स हैं जो मैनेजमेंट के ऊपर लिखे गए हैं। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर तरीके के प्रोफेशन के अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, चाहे वो किसी एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू हो या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। बट मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए ये अप्लाई करता है, कुछ के लिए अप्लाई नहीं करता है, तो ये वाला जो है वो पार्शियली पूरा होता है, तो क्रॉस ही लगाया गया है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, देखो भाई जितने भी प्रोफेशन होते हैं वो एक प्रोफेशनल बॉडी से जुड़े होते हैं। जैसे कि अगर आप डॉक्टर बनते हो या फिर आप लॉयर बनते हो, तो जैसे लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, चार्टेड अकाउंटेंट के लिए ICAI है जो आपको मेंबरशिप देती है, जिसके नॉर्म्स आप बेसिकली फॉलो करते हो। बट मैनेजमेंट में ऐसी कोई प्रोफेशनल बॉडी नहीं है। हाँ, ये हमारे पास कुछ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं बट उन्हें इस तरीके की प्रोफेशनल बॉडी का स्टेटस नहीं दिया गया है, तो इन्होंने टिक लगा रखा है, लेकिन आप रॉन्ग करेंगे इसको, ये वाला क्राइटेरिया भी यहाँ पर पूरा नहीं होता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, देखो जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होगा तो ही एथिकल कोड करके आएंगे, यानी कि एक जनरल गाइडलाइंस जो सबको फॉलो करने होते हैं उस प्रोफेशन में रहकर। बट क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई प्रोफेशनल बॉडी नहीं है तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे नहीं होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ बिजनेस नॉर्म्स होते हैं, तो ये भी नहीं मेट हो रहा है। सर्विस मोटिव, प्रोफेशन में हम लोग बेसिकली सर्विस ही दे रहे हैं, जैसे कि लॉयर आपको जस्टिस की सर्विस दे रहा है, जो एक डॉक्टर है वो आपको हेल्थ सर्विसेज दे रहा है। बट मैनेजमेंट के अंदर आप सर्विस तो दे रहे हो, बट आप सैलरीड पीपल हो सकते हो, अभी आप उस स्टेज पे नहीं आए हो कि आप प्रोफेशनल्स की तरह फी चार्ज करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहे हैं, सो मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, और वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बिल्कुल छोड़ के नहीं जानी है हमें, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन 100% हमें ये करके ही जाना है। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। यहाँ पर क्या किया जाता है, डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज को इंटीग्रेट किया जाता है टुवर्ड्स अ पर्पसफुल ग्रुप एक्टिविटी, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि सारे लोग एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स द यूनिटी ऑफ एक्शन, देखो ये दोनों ना बहुत कंफ्यूज करते हैं केस स्टडी के अंदर, तो ध्यान रखो कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, ऊपर लिखा हुआ है कि हमें डाइवर्स जितने भी एक्टिविटीज है उनको पर्पसफुल ग्रुप एक्टिविटी में कन्वर्ट करना है ताकि एक डायरेक्शन में वर्क किया जा सके। वहीं पे एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन ये बताता है कि यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज और एम्प्लॉयज को ये बताया जाता है कि आपको अचीवमेंट करना है किसका, कॉमन गोल्स का, और इंडिविजुअल एफर्ट्स में हमें यूनिटी लेकर आनी है। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है जो एक बार हुई और खत्म हो गई। कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे रिक्वायर्ड होता है, हर डिपार्टमेंट में जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो अ परवेसिव फंक्शन, क्योंकि ये भी एक यूनिवर्सल है कि आपको सभी लेवल्स की जो एक्टिविटीज है उनको सिंक्रोनाइज करना होगा, सभी डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करना होगा, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, ये सभी लेवल्स के लिए जरूरी है। टॉप लेवल मिडिल लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, यानी कि यहाँ पर क्या है कि कोऑर्डिनेशन कभी भी अपने आप नहीं आता, आपका एक कॉन्शियस एफर्ट है। भाई कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन दोनों एक साथ ही आते हैं और वॉलंटरी होते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे सबसे पहला फीचर है हमारे पास यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हर जगह पर अप्लाई किया जा सकता है। फिर से वही बात, हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे कोई बिजनेस है, नॉन बिजनेस है, स्मॉल है, लार्ज है, हर जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जनरल गाइडलाइंस है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गाइडलाइंस है, ये आपके लिए किसी भी प्रॉब्लम का स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन नहीं है कि मतलब आप सोचो कि ये अप्लाई करोगे और आपको सॉल्यूशन मिल गया, सिर्फ गाइडलाइंस है। These are also formed by the practice and experimentation, जितने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको डीप स्टडी करने के बाद ही इवॉल्व किया गया है। फ्लेक्सिबल है, लेकिन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इनको चेंज कर सकते हो, रिजिड स्टेटमेंट्स नहीं है। मेनली बिहेवियरल होती है, क्योंकि यहाँ पर आप ह्यूमन बिहेवियर्स के साथ डील करते हो, तो यहाँ पे जो गाइडलाइंस है ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड होती हैं। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि जितने भी आपके प्रिंसिपल्स हैं आप उन्हें पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई करते हो तो वो एक कॉज है और उससे मिलने वाला आउटकम क्या है, उसका रिजल्ट या इफेक्ट। कॉन्टिंजेंट है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल कॉन्टिंजेंट है, यानी कि डिपेंड करते हैं अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन कि ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें सबसे पहला है
टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट सम टोटल है उन सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का जो बिजनेस के कंट्रोल से तो बाहर है लेकिन वो हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस है, यानी कि यहां पर कुछ फोर्सेस ऐसे हैं एक्सटर्नल फोर्सेस जो आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे आपके डे टू डे फंक्शनिंग में, बट जनरल फोर्सेस इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे आपके जो भी बिजनेस परफॉर्मेंस है उसको। स्पेसिफिक फोर्सेस में कस्टमर, सप्लायर, ये सब लोग आ जाते हैं। वहीं पे जनरल फोर्सेस के अंदर इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, पॉलिटिकल, ये सब चीजें आती हैं। इंटर रिलेटेडनेस, जितने भी फैक्टर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के वो आपस में एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, कि जैसे अगर हेल्थ अवेयरनेस हुई तो लोगों ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो पूरी इकोनॉमी के अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जो डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड एक इकोनॉमिक फैक्टर है। जहां पर हेल्थ अवेयरनेस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ना सोशल फैक्टर है, वहीं पर डिमांड बढ़ना एक इकोनॉमिक फैक्टर है, तो आपस में रिलेशन आ गया। डायनामिक है, बिजनेस एनवायरनमेंट प्योर तरीके से डायनामिक है, यानी कि लगातार यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, टेस्ट एंड फैशन। अनसर्टेन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अनसर्टेनिटी, रिलेटिविटी और डायनामिक, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है क्योंकि यहाँ पर आप फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो पूरी तरीके से कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बट अगर मैं डायनामिक की बात करूं तो डायनामिक सिर्फ चेंजेस के बारे में बात करता है। कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है कि अगर आप चाहें कि इसको एक साथ पढ़ लो तो बहुत मुश्किल है, आप इसको सेपरेटली डिवाइड करके पढ़ते हो। रिलेटिविटी, बिजनेस एनवायरनमेंट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है कि इसका जो इंपैक्ट है वो हर जगह अलग है, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन आपको इसका इंपैक्ट अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन हम सभी को पता है कि क्या होता है, जहां पर दो हमारे हाई डिनोमिनेशन के जो नोट्स थे उनको नॉन लीगल टेंडर डिक्लेयर किया गया, 500 और 1000 के नोट्स को। ठीक है, तो इसका पहला फीचर है कि डीमोनेटाइजेशन को हमने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन टूल की तरह इस्तेमाल किया, कि यहाँ पर जो इनकम थी बैंक के अंदर, जो डिपॉजिट हो रही थी वो लगातार बढ़ रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्लैक मनी थी वो लोगों की बाहर निकल कर आ रही थी, जो अब तक वेल्थ काउंटेड नहीं हुई थी अब उसको भी हम काउंट कर पा रहे थे। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन इज अ मेथड टू चेक द टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन का मतलब होता है टैक्स की चोरी। हमने डिमोनेटाइजेशन किया इसलिए था कि बहुत सारे लोगों ने अपना 2 नंबर का पैसा अपने घरों में रख रखा था या फिर किसी और तरीके से उसको सेव कर रखा था घर में ही, तो हमें यहाँ पर टैक्स चाहिए था उन लोगों से उन सभी पैसों के ऊपर। तो यहाँ पर हाई डिनोमिनेशन नोट्स को बैन करके बेसिकली ब्लैक मार्केटिंग को रोकने की कोशिश की गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो मनी है वो बाहर आए और उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाए। टू चैनलाइज द सेविंग, देखो जो पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट करेगा तो वही जो है ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बट लोग उस पैसे को अपने घर पे रख रहे थे। अब जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो लोगों को वही पैसा बैंक्स में डिपॉजिट करना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में जो मनी है वो सर्कुलेट होनी स्टार्ट हुई। उसके अलावा डिमोनेटाइजेशन का एक और एम था कि हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे थे, कि कहां पहले से बड़ी बड़ी दुकानों के ऊपर ही आपको ये पेटीएम वगैरह देखने को मिलता था, और आज आप अपने गली के बाहर जो गोलगप्पे बेचने वाला होता है आपको उसके पास भी वो क्यूआर स्कैन कोड दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद टू करप्ट द करप्शन, ऑब्वियसली डिमोनेटाइजेशन का मेन एम तो यही था कि हमें करप्शन को हटाना था। टू कंट्रोल द इलीगल एक्टिविटीज, हम चाहते थे कि इलीगल एक्टिविटीज बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो इलीगल एक्टिविटीज की पेमेंट होती थी वो हाई डिनोमिनेशन नोट्स में ही की जाती थी। उसके बाद नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग का जो क्वेश्चन है ना, समटाइम्स वो डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, जरूरी नहीं कि केस स्टडी आएगी। ये इकलौते ऐसे फीचर्स है जो डायरेक्ट भी पूछ ले जाते हैं कि आपको 4 फीचर्स ऑफ प्लानिंग एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला है इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। जो भी यहाँ पर हम लोग गोल सेट करें, देखो हम प्लान कर रहे हैं क्यों, क्योंकि हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको हमें अचीव करना है। तो प्लानिंग हमेशा आपको ये बताएगी कि किस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सारे फंक्शंस जो है मैनेजमेंट के वो तभी परफॉर्म होंगे जब प्लानिंग होगी। जब तक हमें ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता चलेगा तब तक किस बात की ऑर्गेनाइजिंग, और जब तक हमारे पास अथॉरिटीज डेलीगेट नहीं होंगे तो किस बात की स्टाफिंग, और स्टाफ ही नहीं होगा तो डायरेक्टिंग का कोई मतलब ही नहीं है, और जब कुछ काम ही नहीं किया है तो कंट्रोल क्या करोगे। ठीक है, पर वैसे प्लानिंग भी आपको हर लेवल पे चाहिए, कि जो आपके टॉप लेवल होते हैं वो ओवरऑल प्लानिंग जो टॉप लेवल पे भी आपको प्लानिंग की जरूरत होती है, क्योंकि वो क्या करेंगे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करेंगे। जो मिडिल लेवल होगा वो डिपार्टमेंटल प्लान बनाएंगे, और जो ऑपरेशनल लेवल होगा वो डे टू डे प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग हर जगह चलेगी। कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो भाई एक एक्टिविटी के लिए आपने प्लानिंग शुरू करी, वो एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अनदर प्रोजेक्ट के लिए फिर से प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। फ्यूचरिस्टिक है, प्लानिंग का मतलब ये होता है थिंकिंग इन एडवांस, लुकिंग फॉरवर्ड। यहाँ पर हम भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, हम भविष्य में झांकने की कोशिश कर रहे हैं, पीपिंग इनटू द फ्यूचर।
इट इन्वॉल्व्स अ डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बहुत सारे रास्ते हैं, उन रास्तों को हम इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएट करने के बाद बेस्ट का सिलेक्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चॉइस है, तो डिसीजन मेकिंग तो होगी ही। मेंटल एक्सरसाइज है, यहां पर आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। प्लानिंग करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सोच विचार करके काम करना है, आपके इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, साउंड जजमेंट आपकी चेक की जाएगी, क्योंकि आप पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो। तो यहां पर आपको थिंकिंग करना है रादर देन डूइंग। अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, सब सोच विचार कर रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने फीचर्स के साथ साथ ना कहीं कहीं छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स भी डाले हैं जो कहीं कवर नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने यहाँ डाल दिया कि समटाइम्स कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो आपके यहाँ से सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे कि आपको एक कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एक सुपीरियर हैंडल कर सकता है। कि सपोज आपके पास एक सुपीरियर है, वो 20 सबऑर्डिनेट्स अपने अंडर हैंडल कर सकता है। सो दिस इज नोन एज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की वजह से ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एक शेप मिलती है, और कितने लेवल्स होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से डिसाइड किया जाता है। तो 3 बातें बता दी हैं मैंने कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ये बताता है कि एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर सकता है। दूसरा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक शेप देता है। तीसरा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, फंक्शनल और डिविजनल। फंक्शनल आप समझ गए होंगे एक नाम से ही कि फंक्शनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन बनाया जाता है। जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सिमिलर फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं कि मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, इस तरीके से। वहीं पे जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो क्यों बनाया जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट है। यहाँ पर कीवर्ड है डिफरेंट प्रोडक्ट, जैसे कि कॉस्मेटिक, गारमेंट्स, फुटवेयर, स्किन केयर एक्सेट्रा। ठीक है, एडवांटेज के लिए यहाँ पे कुछ एक्रोनिम लिखी हुई है, अगर आपको समझ आती है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एडवांटेज दे रखी है आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर की, जैसे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन देता है, और मतलब कि आपको पूरे फंक्शन के बारे में नॉलेज आती है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बनाता है डिपार्टमेंट्स के बीच में। मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी मिलती है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं है। यहाँ पे अपने एम्प्लॉइज को आप ट्रेनिंग दे सकते हो बहुत आसानी से, क्योंकि एक ही फंक्शन पे फोकस है और हर एक फंक्शन पे पूरा अटेंशन दिया जा सकता है। बट इसकी कुछ लिमिटेशन भी है कि यहाँ पर जो ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव है, कई बार उसकी तरफ कम ध्यान दिया जाता है, और भाई बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन में समटाइम्स प्रॉब्लम आ सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं, और इनफ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर। अगर मैं डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो वहां पर मेरिट के अंदर प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर एक डिविजनल हेड बना दिया जाता है। उस डिविजनल हेड को उस प्रोडक्ट के सारे फंक्शंस परफॉर्म करने आते हैं, तो उसको सारी नॉलेज होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान है, क्यों? क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कुछ भी गड़बड़ होगी ना तो सब एक दूसरे के ऊपर नाम लगाना शुरू कर देते हैं कि हमने नहीं किया, मार्केटिंग वाले ने किया है, फाइनेंस वाले ने किया है। बट डिविजनल वाले में क्या है कि अगर कहीं भी गड़बड़ होगी हमें सिर्फ डिविजनल हेड को पकड़ना है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर, इनिशिएटिव है कि ग्रो करना चाहते हो कल को तो ग्रो भी कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग आसान है। बट लिमिटेशन क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर भी हो सकते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है कि अगर आप 4 प्रोडक्ट बना रहे हो तो 4 बार हो सकता है आप मार्केटिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, और कई बार ये लोग ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद सुटेबिलिटी, जो आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो ज्यादा तब यूज किया जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज लार्ज हो और आपको स्पेशलाइजेशन ज्यादा चाहिए। वहीं पर डिविजनल स्ट्रक्चर आप यूज करोगे जब आपके पास वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स हो। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो है जो रूल्स और रेगुलेशन से बनाया गया है, जहां पर पूरे आपके अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड है, और यहाँ पर आपकी जॉब पोजीशन, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स पूरी तरीके से बताई जाती हैं। रूल्स और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम इसको चलाते हैं, इसको टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, और यहाँ पे सारी एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटेड होती हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे कोई ध्यान नहीं है, सारा ध्यान किस पे होता है? काम पर। ठीक है, उसके बाद इसके मेरिट्स क्या है? यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करना आसान है, क्योंकि आपसी रिश्ते यहाँ पर क्लियरली डिफाइंड किए गए हैं। कोई ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं है, क्योंकि हर एक पर्सन को पता है कि उनको क्या काम करना है। यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे मेंटेन होता है, क्योंकि यहाँ पर स्केलर चेन फॉलो की जाती है। उसके बाद 2-3 मेरिट्स डिमेरिट्स याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेशन की मैं बात करूं तो क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं तो समटाइम्स डिले हो सकता है, एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपनी सोशल नीड्स भी पूरी करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे वो कहते हैं कि सिर्फ काम काम काम, वो किसी भी तरीके से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं देते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल इंटरेक्शन से डेवलप होता है, एक कह सकते हैं फ्रेंडली ग्रुप है हमारा जो डेवलप हो रहा है।
फीचर्स क्या है, ये फॉर्मल से ही निकलता है, यानी कि आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया वो कहां से बनाया है, वो उन जैसे कि आप स्कूल जाते हो, स्कूल एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर आपकी दोस्ती यारी हुई, आप लोग इंस्टाग्राम पे जीसी बनाया आपने, तो वो जीसी के लोग कहां से मिले तुम्हें, वो उसी ऑर्गेनाइजेशन से मिले। ठीक है, यहाँ पे जो बिहेवियर है वो आपके ग्रुप नॉर्म से होता है कि एक जीसीए बहुत डिसेंट वे में चल रहा है, क्यों, क्योंकि तुमने शुरू से उसको इस तरीके से रखा कि कोई भी अगर उसमें कोई अब्यूजिंग वर्ड यूज करा तो तुम उसे तुरंत निकाल देते हो। एक जीसी ऐसा है जहां पर शुरुआत ही ऐसे हो रही है, बात ही सब ऐसे करते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग बन रहा है ना, तो ग्रुप नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप उसको चला सकते हो। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि यहाँ पे कोई भी स्केलर चेन फॉलो नहीं की जाती है, ये स्पॉन्टेनियसली अराइज होता है, मतलब जैसे कि फॉर्मल को तो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, इसको हम खुद बनाते हैं, कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे जो मैरिट्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लिखा है वो गलती से लिखा है, ये मैरिट्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो फीडबैक है वो क्विकली ट्रांसफर होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्केलर चेन नहीं है, सोशल नीड फुलफिल होती है, प्लस जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है हम यहाँ पर उसके ऊपर ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो चीजें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिली वो चीजें हमारे एम्प्लॉयज को इनफॉर्मल में मिल जाती है। डिमेरिट्स है यहाँ पर कि यहाँ पे र्यूमर्स फैलने के चांसेस ज्यादा है, कि कोई एक बात है जिसे आग की तरह अगर फैलाना हो, अफवाहें, वो हमारे इनफॉर्मल में फैलती हैं। समटाइम्स जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के अगेंस्ट चला जाता है, ये मेंबर्स को फोर्स करता है कि वो ग्रुप नॉर्म्स को फॉलो करें, जिसकी वजह से कई बार ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट अफेक्ट हो जाता है। चलो, तो नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। सो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, यानी कि अब तक हम अगर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग की बात करें तो वहां पर सिर्फ हम लोग प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चीजों को अरेंज कर रहे हैं, स्टाफ रख रहे हैं, बट एक्चुअल में जो काम स्टार्ट होता है वो डायरेक्टिंग से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि यहीं पर आपकी कमांड शुरू होती है इन द फॉर्म ऑफ मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन। उसके बाद इट टेक प्लेस एट एवरी लेवल्स, आपको डायरेक्टिंग की जरूरत हर जगह पड़ती है, जहां पर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होगा वहां पर आपको डायरेक्शन करनी पड़ेगी। कंटिन्यूअस है, जब तक आपके ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ चल रही है तब तक आपको डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म करना होगा, एंड इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करता है। नेक्स्ट, मोटिवेशन। अब मोटिवेशन की डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पर कवर करी है ताकि आप इसको यहीं पे ही पढ़ते हुए चलें कि मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आप सबऑर्डिनेट को डिजायर्ड मैनर कीवर्ड है, डिजायर्ड मैनर में एक्ट करने के लिए आप उसे इन्फ्लुएंस कर लें, यानी कि उसको स्टिमुलेट कर लें। उसके बाद फीचर्स क्या है मोटिवेशन के, कि मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग होती है, यानी कि आपकी इंटरनल अर्ज है, ड्राइव्स है, आपकी स्ट्राइविंग है कि आपको कोई चीज चाहिए जिसकी वजह से आपका जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। मोटिवेशन हमेशा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को जनरेट करता है, क्योंकि हम मोटिवेट उसी चीज के लिए होंगे जो चीज हमें चाहिए होगी। ठीक है, एंड मोटिवेशन कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मोटिवेशन मतलब प्रमोशन देना, रिकॉग्निशन देना आपके वर्क को, वहीं पर नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब होता है आपको पनिशमेंट दे देना या आपके इंक्रीमेंट्स को रोक देना। मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है ऑर्गेनाइजेशन से वो अलग अलग है, हेट्रोजिनस है, तो सभी को सेटिस्फाई करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, लीडरशिप। अब लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है कि लीडरशिप एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर कीवर्ड इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, तो वहां पर हमने पढ़ा क्या था, डिजायर्ड मैनर में एक्ट कराना, यहां हम कह रहे हैं लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना ताकि वो गोल्स के अचीवमेंट के लिए हमारे तरीके से काम करना शुरू कर दे, विलिंगली, वॉलंटरली मतलब विलिंगली। उसके बाद फीचर्स क्या है कि एक लीडर के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसके बिहेवियर में चेंजेस लेकर आ सकता है, लीडर्स और फॉलोअर्स के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को क्या कर सकता है, इंडिकेट करता है ये, और यहां पर कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए ही काम किया जा रहा है, और ये भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आ गए हैं अब हम अपनी सेकंड बुक पे। बेसिकली मार्केटिंग स्टार्ट हो गई है, तो मार्केटिंग क्या है, एक सोशल प्रोसेस है जहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा एक इंडिविजुअल ग्रुप क्या नीड है, उसकी क्या वांट है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको ऑफर कर रहे हैं सामान और फ्रीली एक्सचेंज कर रहे हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ सम वैल्यू टू अदर्स। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो नीड एंड वांट, सबसे पहला काम ही यही है कि हमें ये पहचानना है कि व्हाट इज नीड फॉर एन इंडिविजुअल एंड व्हाट आर दी वांट्स। तो नीड और का मतलब क्या होता है, जहां पर आप किसी चीज के बिना रह नहीं पा रहे हो, जैसे कि हमारी नेसेसिटीज। वांट क्या है, जब आप स्पेसिफिक हो जाते हो, आई नीड फूड, ये आपकी नीड है, आई नीड पिज्जा, ये आपकी वांट है। उसके बाद क्रिएटिंग द मार्केट ऑफरिंग, यहां पे आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ऑफर करना है, आप उसके फीचर्स डिस्क्राइब कर रहे हो, जैसे आप उसकी प्राइस बता रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी मार्केट ऑफरिंग कर रहे हो।
कस्टमर वैल्यू, सामान ऐसा बनाओगे कि सामने वाला के लिए वो वैल्यू जनरेट करता हो, यानी कि वैल्यू फॉर मनी हो। एक्सचेंज, यानी कि कोई भी दो लोग आपस में जब कुछ सामान को एक्सचेंज करेंगे, कोई भी मार्केटिंग एक्सचेंज प्रोसेस के बिना अधूरी है, कि आप अगर किसी को सिर्फ सामान दे रहे हो बदले में पैसे नहीं ले रहे हो, तो वो मार्केटिंग नहीं कहलाती है। ठीक है, मार्केटिंग हमेशा टू वे होती है। उसके बाद आते हैं हम एडवर्टाइजिंग पे। कीवर्ड पहचानना एडवर्टाइजिंग के अंदर, इट इज इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये इम्पर्सनल होता है। दूसरा, इट इज द पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके लिए आप पैसा भरते हो। फीचर्स क्या है? फीचर यहीं से निकल कर आते हैं कि पेड फॉर्म है, एक स्पॉन्सर होगा जिसने मीडिया में अपने एडवर्टाइजमेंट देने के लिए पैसा दिया होगा। इम्पर्सनैलिटी है, कोई डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टेक्ट नहीं होता। स्पॉन्सर आइडेंटिफाइड है, यानी कि कोई एक पर्सन है जिसने उस एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दिया है। देन पर्सनल सेलिंग, अब इसमें कीवर्ड है, दिस इज द ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ द मैसेज, ओरल प्रेजेंटेशन, और यहाँ पे पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो पर्सनल सेलिंग के अंदर पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है बिटवीन द सेल्स पर्सन एंड द कस्टमर। ठीक है, तो ये हमारे सारे फीचर्स थे जो दोनों बुक में मिलाकर हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, आई होप कि सारे फीचर्स अब आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे।